बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि हर एनिमल्स की बॉडी बाहर से अलग अलग दिखती है, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उनकी बॉडी में ऑर्गन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स कैसे बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर पूरी बॉडी को कैसे चलाते हैं। तो हम इस चैप्टर में इन सभी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और एनसीईआरटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग, अर्थवर्म और कॉकरोच। इन सभी के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर बनावट, अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट, व्यवस्था। एनिमल्स की बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट बॉडी में कैसे होती है, वो कैसे मिलकर बॉडी में पूरा काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एक फ्लो चार्ट जो हमने बचपन से पढ़ा है, सेल्स से मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो आज हम टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ठीक है। हम एक एक करके सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट है हमारा वो है एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू, ठीक है। अब हम एक एक करके इसके कुछ बेसिक से फंक्शन यहीं पास लिखते हैं, छोटे छोटे से। हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे, बेसिक जो फंक्शन है वो यहाँ पास लिखते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का वर्क होता है, फंक्शन होता है, प्रोटेक्शन का काम होता है इसका। ये एपिथेलियम की जो सेल्स हैं ये बॉडी के इनर और आउटर में प्रेजेंट होती है और प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, प्रोटेक्शन का काम होता है। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करती हैं, ये बॉडी के पार्ट्स को जोड़ती हैं और सपोर्ट का काम करती हैं। एग्जाम्पल में बोन्स, जैसे बोन्स हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। मस्कुलर टिश्यू का वर्क होता है लोकोमोशन एज मूवमेंट। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन और मूवमेंट कराती है, ठीक है। और न्यूरल टिश्यू का काम होता है सिग्नल पहुंचाना, ब्रेन तक के सिग्नल पहुंचाना, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम होता है। ये तो हमने बेसिक से फंक्शन पढ़े हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियम के बारे में डिटेल में।
एपिथीलियम। एपिथीलियम क्या है? एपी अपॉन थीलियम टू रेस्ट। एपिथीलियम सेल्स जो होते हैं वो हमेशा किसी दूसरे सेल्स पर डिपेंड होते हैं, रेस्ट करते हैं। जैसे अभी हम लिखेंगे अभी पॉइंट, जैसे कि ये एपिथीलियम है, ये हमेशा किसी दूसरी टिश्यूज पर या किसी दूसरे सेल्स पर हमेशा रेस्ट करते हैं, डिपेंड होते हैं। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स वाइज है, लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एपिथीलियम cells always always rest upon some other cells connected। एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो किसी दूसरे सेल्स पर हमेशा डिपेंड होती है, रेस्ट करती है। ब्रैकेट में कनेक्टिव टिश्यू लिखा क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही एपिथेलियम की सेल्स रेस्ट करती है। जैसे अभी हम लोग आगे डायग्राम बनाएंगे जिससे क्लियर होगा। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, ए वैस्कुलर होती है, ए एब्सेंट वैस्कुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, एवैस्कुलर होती है एपिथेलियम की सेल्स, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं। थर्ड पॉइंट लिखा, एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो बहुत पास होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, यानी कि उनमें लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है, बहुत कम स्पेस होती है, बहुत पास होती है, कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एपिथेलियम की सेल्स बहुत पास होती है और उनमें लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, यानी कि जैसे इस एग्जांपल में हम एग्जांपल टाइल्स का ले सकते हैं। जैसे हमारे फ्लोर पे जो टाइल्स बिछे होते हैं तो वो एपिथेलियम हुए, और जो बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है सीमेंट की वो हमारी इंटरसेल्यूलर स्पेस हुई, यानी कि बहुत पास होते हैं एपिथेलियम की सेल्स और थोड़ी सी जगह होती है हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेस की। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और बाकी है, उसको भी लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन oxygen and nutrient from connective tissue, from blood to connective tissue
डिफ्यूजन वाया बेसमेंट। ब्लड में, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एपिथेलियम के पास जाते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ब्लड वो एपिथेलियम में तो ब्लड वेसल्स एब्सेंट है, तो इस वजह से वो कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एपिथेलियम तक के ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाते हैं जिससे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं। ये जो लेयर है ये है कनेक्टिव टिश्यू। ये जो लेयर है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है ब्लड वेसल्स। और ये है एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, और ये जो एपिथेलियम का अपर सरफेस है इसको बोलते हैं एपिकल सरफेस। और इसी को बोलते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, और ये है नीचे के पार्ट को बोलते हैं बेसल सरफेस। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, एपिथेलियम, अपर पार्ट एपिकल सरफेस, इसी को फ्री सरफेस, लोअर पार्ट बेसल सरफेस, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी लाइन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे ये ब्लड है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है ये कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए, बेसमेंट से होते हुए फिर एपिथेलियम के पास जाती हैं। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू एपिथेलियम की हेल्प करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली एपिथेलियम की हेल्प करते हैं, क्योंकि एपिथेलियम के पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लड में जितने भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से होते हुए बेसमेंट की मदद से एपिथेलियम तक पहुंचते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू इनडायरेक्टली एपिथेलियम की हेल्प करते हैं। ये डायग्राम से आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। अब बाकी ये जो एपिकल सरफेस है, फ्री सरफेस भी बोलते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फ्री सरफेस किसे बोलते हैं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स है उसे कवर करते हैं। पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज नॉन सेल्यूलर। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉन सेल्यूलर होती है, उसमें कोई सेल्स नहीं होते हैं। इट इज
नॉन सेल्यूलर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, इट इज नॉन सेल्यूलर। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, आई होप राइटिंग समझ आ रही होगी। म्यूकोपॉलीसेक्रिहाइड, म्यूकोपॉलीसेक्रिहाइड एंड प्रोटीन फाइबर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्रिहाइड एंड प्रोटीन फाइबर। बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्रिहाइड एंड प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनी है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है हमारा, सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव। एपिथेलियम और कनेक्टिव दोनों मिलकर इसे सिक्रीट करते हैं। ये दोनों के बीच की लेयर है, दोनों मिलकर इसे सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट मतलब इस चीज को रिलीज करना। ठीक है, ये फोर्थ हमारा पॉइंट। फोर्थ तो बाकी तो ये 3 पॉइंट है, लेकिन हमने जो पहले बोला उस लाइन को लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम की हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं बेसमेंट के थ्रू। ठीक है, ये लाइन लिख लेते ताकि याद रहेगी। कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम की इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। वाया बेसमेंट, बेसमेंट देखो। ठीक है, वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, 4 पॉइंट हमारे हो गए। इट इज नॉन सेल्यूलर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेक्रिहाइड, प्रोटीन फाइबर, सिक्रीटेड बाय बोथ एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियम की इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं वाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया है इतना। अब इसके आगे से हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एपिथेलियम के टाइप्स और एपिथेलियम के ओरिजिन, और फिर कुछ ये एपिथेलियम से थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कनेक्टिव टिश्यू और न्यूरल ये थोड़े छोटे छोटे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, जब तक कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए।